नमस्कार, राम राम सभी को। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज की अपनी क्लास रहने वाली है हिंदी का मॉडल पेपर 3। इससे पहले 2 मॉडल पेपर आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। आप लोगों को अगर ये मॉडल पेपर पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता दें कि मुझे पसंद आ रहे हैं, और आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं ये भी बता दें, ताकि मुझे ये अंदाजा लग सके कि मेरी जो क्लास ले रहा है उसके कितने सही हो रहे हैं। क्या इस क्लास का कोई इंपैक्ट भी आपके ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो, 4th ग्रेड वालों के लिए स्पेशली डिजाइन किए गए हैं, और स्पेशली पेपर के पैटर्न के हिसाब से ही हमने डिजाइन किए हैं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तो 20 क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा समय लेंगे नहीं, 20 मिनट के अंदर ही इसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। और मैं तो ये कहूंगा कि आप लोग 2 की स्पीड में देखें, अपना समय ज्यादा ना गंवाएं। ठीक है, वीडियो में क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन डबल स्पीड में आप देख सकते हैं जब आपके पास में ऑप्शन है। तो पहला सवाल है, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? अब देखो, तत्सम और तद्भव में हर बार बताता हूं, तत्सम का मतलब है पिता, यानी जहां से शब्द डायरेक्ट आए हैं। संस्कृत से हमारे यहां बिना चेंज हुए हिंदी में जो शब्द आए उनको बोलते हैं तत्सम। ठीक है, वो संस्कृत के ही शब्द है, बिना उसमें कोई चेंज आ जाते हैं तो वो क्या होते हैं? तत्सम। और उनमें कुछ बदलाव हो जाता है तो वो हो जाते हैं तद्भव। ठीक है, अब हमें ढूंढने हैं कि सारे के सारे जो शब्द हैं वो तत्सम। देखो, दंड, आपने जब भी सुना होगा कहीं महाभारत रामायण इनमें कि तुम दंड के भागीदारी हो, ये सुनते हो, तो वो दंड संस्कृत का शब्द है और डायरेक्ट हिंदी में यूज होता है दंड। तो ये क्या हो गया? तत्सम शब्द है। बिल्कुल सही बात है। एक शिर, ये जो सिर है, इसी सिर की बात कर रहे हैं जो हम हिंदी में पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं हिंदी के अंदर? इसका तद्भव रूप होता है सिर, संस्कृत में इसको शिर लिखते हैं, तो ये भी तत्सम शब्द है। बिल्कुल। अगला और देख लेते हैं, शाक। शाक किसको बोलते हैं? देखो, संस्कृत के अंदर शाक बोलते हैं जो ये साग होता है ना, इसको जो साग सब्जी होती है उसको बोलते हैं। हिंदी में ये जो शब्द तद्भव रूप में आता है तब इसको बोलते हैं साग। यहां तो ये संस्कृत का ही शब्द है, एज इट इज हिंदी में यूज किया जाता है शाक, शाक सब्जी। तो ये जो शाक है ये तत्सम है, तो तीनों ही तत्सम है, हमें ढूंढने थे तीनों तत्सम, और यही ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि नेक्स्ट ऑप्शन भी हम देखें। तो देखो, आग जो होती है वो हिंदी में तद्भव रूप में यूज लिया जाता है। संस्कृत का जो शब्द है वो है अग्नि, अग्नि से चेंज होके आग आया है, तो यहां पर ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाता है क्योंकि ये तद्भव निकल गया, हमें तो तत्सम ढूंढने थे। पत्र, पत्र जो होता है वो संस्कृत का ही शब्द होता है, और हिंदी में इसका अर्थ क्या हो जाता है? तद्भव रूप क्या होता है? पत्ता। दही जो होता है वो हिंदी में यूज किया जाता है नॉर्मली, जो इसका जो तद्भव रूप यूज किया जाता है। इसका तत्सम रूप क्या होता है? संस्कृत में बोलते हैं दधी। क्या बोलते हैं? दधी। ये इसका क्या होता है? तत्सम रूप होता है। ऐसे ही धैर्य, धैर्य कहां से आया? धैर्य भी संस्कृत से आया डायरेक्टली, बिना चेंज के, तो ये तत्सम है। परख जो है, परख हिंदी का शब्द है, संस्कृत के अंदर तो क्या शब्द होता है? परीक्षा। अर्जुन, अब हम तेरी परीक्षा लेंगे, परखेंगे नहीं, परीक्षा लेंगे। तो परीक्षा संस्कृत का शब्द है, डायरेक्ट तत्सम शब्द है। ये तो क्या है? तद्भव। प्रगट या फिर होता है प्रकट, ये दोनों ही शब्द क्या है? तत्सम है, और दोनों को ही यूज किया जाता है, दोनों ही तत्सम है। लेकिन यहां पर ये क्या निकल गया? हमारे तद्भव निकल गया, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। विवाह, विवाह की भी संस्कृत का शब्द है, हिंदी में तो वो क्या होता है? ब्याह। क्या होता है? ब्याह। यानी इसका विवाह का तद्भव है ब्याह, ये तो तत्सम शब्द है। कहानी जो होती है इसका तत्सम क्या होता है? कथा। क्या होता है भाई? कथा। और नाच जो है वो हिंदी में तद्भव रूप है, इसका तत्सम होता है नृत्य। तो ये भी नहीं है क्योंकि यहां पर तो तद्भव रूप आ रहे हैं, हमें तो तीनों ही क्या देखने थे? तत्सम। अपना ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला देखें, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? आपको यह मालूम होना चाहिए कि जातिवाचक संज्ञा का मतलब है कि वो अपनी पूरी जाति को दर्शा रहा हो, पर्टिकुलर नहीं। जहां पर्टिकुलर आ जाता है, पर्टिकुलर किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात हो रही थी, उसमें व्यक्तिवाचक होती है। तो जातिवाचक देखना है। देखो, गंगा, गंगा तो पहले क्या आ गया? नाम आ गया। गंगा किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, तो ये तो पर्टिकुलर हो गया गंगा। इसलिए जो ये गंगा है, चाहे गंगा नदी हो चाहे गंगा किसी का नाम हो,
गंगा यहां पर क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो हमें तो जातिवाचक संज्ञा नहीं है देखना था। जब भी क्वेश्चन को अप्रोच करो तो ये देखो क्या पूछा है, नहीं है, तो गंगा तो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा निकल गया। क्यों? क्योंकि इसमें व्यक्तिवाचक है। लड़का, अब लड़का मतलब पूरे लड़कों को, पूरे लड़कों की जाति को दर्शा रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। पुस्तक, ऐसा तो नहीं है कि अंग्रेजी की पुस्तक या फलानी पुस्तक, ये तो पुस्तक है, पुस्तक के अंदर सभी बुक्स आ गई, इसका मतलब ये भी जाति है, पुस्तक जाति है। पहाड़, कौन सा पहाड़, पर्टिकुलर नहीं है, तो पहाड़ भी एक पहाड़ जाति है। समझ गए? तो ये तीनों में क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, और ये हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर हो गया। अगला देखो, वहां बहुत भीड़ थी, रेखांकित जो शब्द है उसको हमें देखना है कि वो कौन सी संज्ञा है। देखो भीड़ जो है क्या पर्टिकुलर है? क्या आप भीड़ को देख के ये कह सकते हो कि इस भीड़ का ये नाम है? कुछ नाम नहीं होता है। भीड़ मानने पूरा एक लोगों का समूह होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। और समूहवाचक किसका पार्ट है? जाति का ही है, समुदायवाचक जो है। तो यहां भी जातिवाचक संज्ञा ही है, ना तो व्यक्ति है। भीड़ कोई भाव थोड़ी है, भीड़ को तो हम देख सकते हैं, रियल है, वो तो लोगों की भीड़ है। तो लोगों का समूह है, लोगों की एक तरीके से जाति होगी, तो जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगला, किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया जाता है? सवाल जब भी करो तो ये इसको गोला लगा देना, ताकि आपके हाईलाइट रहे कि हमें नहीं पूछा है। क्योंकि हम क्या इमोशन में इतना जल्दी बहते हैं कि अच्छा निजवाचक देखते हैं, लास्ट में है ही दिखता है, नहीं नहीं दिखता हमें, तो जिसमें होता है वही अपन क्या कर देते हैं, ऑप्शन टिक लगाते हैं और गोला भी भर देते हैं। बाद में आके कर्म फूटे सोचते हैं कि अरे यार ये तो मेरा गलत हो गया। पहला ऑप्शन पढ़ो, निजवाचक सर्वनाम का मतलब आपको पता होना चाहिए। देखो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर काम में लेने वाले शब्द होते हैं। निज का मतलब स्वयं, जहां आपको ऐसा दिखे मेरा खुद का, स्वयं का, अपना, मैं अपने आप चला जाऊंगा, इस तरीके की चीजें दिखें, वहां आप क्या करोगे, निजवाचक करोगे। देखो पहला पढ़ते हैं, मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं खुद ही चला जाऊंगा, इसका सेंस यही निकल रहा है, यानी इसमें निज की बात हो रही है, तो इसमें तो निजवाचक है। ठीक है, हमें नहीं पूछा, वही तो ढूंढना है। आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, अब आपको पता है पुरुषवाचक सर्वनाम है इसमें। कैसे? पुरुषवाचक में भी मध्यम, एक होता है उत्तम पुरुष जो कि व्यक्ति खुद के बारे में बात करता है, एक होता है श्रोता, जैसे आप सुन रहे हो तो मैं आपको ये बोलूंगा आप कहेंगे तो ही मैं बैठूंगा, मैं आपको बोल रहा हूं। तो ये जो होता है इसके अंदर होता है मध्यम पुरुष। तो यहां हमें तो पूछा है निजवाचक, तो हमारा ऑप्शन आंसर यही निकल जाता है। अगला और देख लेते हैं कि तीनों ही किस में होने चाहिए, निजवाचक में होने चाहिए। श्याम अपना खाना खुद बना लेता है, यहां देखो खुद आ रहा है, अपना आ रहा है। ये जो शब्द होते हैं अपना, स्वयं का, निजवाचक सर्वनाम के शब्द होते हैं, तो इसमें भी निज हो गया। मैं यह कार्य अपने आप कर लूंगा, अपने आप कर लूंगा, अपने आप भी किस में आता है, निजवाचक में। तो इन तीनों में निजवाचक है, इसमें कौन सा है, इसमें पुरुषवाचक है। तो हमारा आंसर निकल गया। चलो जी, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया से युक्त सबसे सही वाक्य का चयन करना है। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया में हम क्या या किसको लगाकर देखते हैं, उससे हमें कर्म की पहचान होती है। सकर्मक का मतलब कर्म के साथ, जिसमें कर्म भी साथ होता है। जो क्रिया होती है वो कर्म पर होती है, और अगर वो कर्ता पर होती है, बिना कर्म के होती है, तो उसमें होता है अकर्मक। ठीक है, इसका इतना ही मतलब कॉन्सेप्ट है। उसका सिर खुजलाता है। अब देखो सिर खुजलाना क्या है, खुजलाना क्या है, इसमें क्रिया किस पर हो रही है, ये क्रिया सिर पर। किसके सिर पर, उसके सिर पर, तो उसका सिर खुजलाता है। यहां पर आपको कर्म कहीं नहीं दिख रहा है, यहां कर्ता पर ही खुजलाने की क्रिया हो रही है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें अकर्मक क्रिया है। तुम्हारा जी ललचाता है, यहां क्रिया क्या है, ललचाना नहीं है, जी ललचाना क्रिया है। किस पर हो रही है, तुम पर, डायरेक्ट कर्ता पर हो रही है, कर्म की आवश्यकता ही नहीं है, तो इसमें भी अकर्मक है। वह अपना सिर खुजलाता है, इसमें लगाओ वह किसका सिर खुजलाता है। तो एक बात बताओ, वह अपना, इस अपना सिर किस पर, अपना सिर पर क्या होती है, क्रिया हो रही है, यानी यहां अपना सिर क्या है, क्रम है। इसमें क्रम आ गया, इसलिए यही ऑप्शन हमारा राइट है। अगला ऑप्शन देख लो, वह लज्जा रही है, वह लज्जा रही है यानी वह शर्मा रही है। शर्मा रही है, डायरेक्ट लज्जाना जो क्रिया हो रही है वो इस पर हो रही है, कर्ता पर हो रही है, इसमें बीच में कोई क्रम नहीं है, तो ये भी अकर्मक है। ठीक है,
कौन या किसका किसकी अपन लगाकर देखते हैं, वहां पर हमें क्रम निकल जाता है, तो इसका मतलब सकर्मक क्रिया, बाकी इनमें अकर्मक है। उपनिवेश शब्द से बना हुआ समुचित विशेषण शब्द हमें देखना है। उपनिवेश से क्या उपनिषद बन सकता है, उपनिवेशीय बन सकता है, औपनिवेशिक बन सकता है, या उपनिवेशी बन सकता है। देखो उपनिवेश के अंदर एक प्रत्यय जुड़ता है, वो प्रत्यय होता है इक प्रत्यय। कौन सा भाई, इक प्रत्यय। और इक प्रत्यय से क्या बनता है, इससे बनता है औपनिवेशिक। ये तो कॉमन सी बात है, क्या बनता है भाई, औपनिवेशिक। अगला देखो भाई, यहां हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। हिंदी में नहीं है वाले सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। संज्ञा से निर्मित नहीं होना चाहिए। देखो दानवीय, अगर दानव से बना है, और दानव क्या है, संज्ञा। दानव किसकी संज्ञा है, राक्षस की संज्ञा है। राक्षस को आप कहते हो तू तो दानव है, राक्षस है, तो ये तो संज्ञा है। निंदित बना है निंदा से, निंदित जो विशेषण है वो बना है निंदा से। निंदा एक भाव है, और ये भाववाचक संज्ञा है। आप किसी की निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, तो निंदा भाववाचक संज्ञा से बना हुआ शब्द है। चिंतन, चिंतन जो है, पहली बात तो चिंतन कोई विशेषण है क्या, चिंतन विशेषण थोड़ी है, ये खुद एक संज्ञा ही है, विशेषण नहीं है। विशेषण तो क्या होता, चिंतित, यह व्यक्ति चिंतित है, ठीक है। तो ये चिंतन क्या विशेषण नहीं है, इसलिए यहां पर ये संज्ञा से बना हुआ नहीं है, ये स्वयं संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो गया। मानव से बना है मानवीय, तो मानव भी संज्ञा है, तो हमारे तो संज्ञा से नहीं बनने वाला चूज करना था, ऑप्शन सी ही हमारा निकल के आता है। अब हमें यहां पर एक मुहावरा दे रखा है, उसका अर्थ दे रखा है, मिलान करना है। बहुत ही इजी सा सवाल है। देखो अंकुश रखना, अगर मैं आप पर अंकुश रखता हूं, इसका मतलब क्या रहे कि मैं आप पर दबाव रखता हूं। अंकुश का मतलब हो गया दबाव रखना। आंखें दिखाना, डराना, धमकाना, स्कॉल्ड करना, तो आंखें दिखाने का मतलब होगा धमकाना। उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना मतलब स्वार्थ सिद्ध करना, तो स्वार्थ सिद्ध करना। खाक छाना, तुम यहाँ क्या खाक छान रहे हो, इसका मतलब क्या है, मारे मारे फिरते रहना, मारे मारे फिरते रहे। तो आप देख लो, अब आप मिला लो भाई, ए के अंदर कौन सा आ रहा है, तीन, ए के अंदर तीन इसी में आ रहा है, तो यही सही होना चाहिए। बी में फिर क्या आ रहा है, एक आ रहा है, सी में चार आ रहा है, और डी में दो आ रहा है। बिल्कुल सही आंसर है बी ऑप्शन। अगला देखो, इमली के पात पर बारात का डेरा लोकोक्ति। देखो अपने मुहावरे भी है, लोकोक्ति भी है। इमली का पात मतलब इमली का जो पत्ता है उस पर बारात का डेरा। अब सोच के देखो कितना सा इमली का पत्ता होता है। इमली का पत्ता, अगर आपने इमली का पेड़ देखा है तो बहुत छोटा सा पत्ता होता है, उस पत्ते पर आप बारात ठहरा रहे हो, ये बात आपके पचती है क्या, ऐसा हो सकता है क्या, असंभव सी बात कर रहे हैं, तो इसका अर्थ तो असंभव के अर्थ में निकलता है, तो ये बात असंभव बात है। क्या दोनों तरफ मुसीबत इसका अर्थ निकलता है, नहीं निकलता है। बहुत प्रताड़ित करना, बारात का डेरा ठहराना, कहां प्रताड़ित करने की बात आ रही है, नहीं आएगा। निराली बारात निकलना, नहीं आएगा। लोकोक्ति का मतलब है कि उस लोकोक्ति का जो भाव है वो सीधे शब्दों में क्या है, इसका भाव सीधे शब्दों में यही है कि असंभव बात कर रहा है, ठीक है। 10वां सवाल देखो भाई, इसके अंदर इधर शब्द दे रखे हैं, इधर संधि दे रखी है। किस शब्द में कौन सी संधि है, देखो पहला शब्द है गणेश। गणेश में गण धन ईश। पहली बात तो मैं आपको पहचानने का तरीका बता देता हूं, किसी में भी अगर ये मात्रा आती है तो फर्स्ट चांस ये होता है कि उसके अंदर संधि होगी गुण। क्या होगी, गुण संधि। देखो गुण संधि का नियम क्या होता है, ए आ प्लस अगर इधर ई होता है तो बनता है ए, अगर ऊ होता है तो बनता है ओ, और अगर री होता है तो बनता है अर। ए ओ अर, गुण के अंदर क्या बनता है, ए ओ अर। तो गणेश में तो कौन सी हो गई, गण धन ईश गुण संधि, ठीक है। तथा अपि, अगर मैं इधर जोड़ू तथा प्लस अपि, तो यहां पर देखो अ और अ, तो दोनों क्या हो गए, दीर्घ संधि, सेम स्वर है तो क्या हो गई, दीर्घ संधि। प्रत्येक, प्रत्येक में मैं जोड़ू प्रतिधन एक, प्रतिधन एक। अगर देखना किसी भी शब्द में जहां संधि हुई है उसका आधा अक्षर है और आधा अक्षर के बाद में यह है, तो ध्यान रख लेना इसमें यण संधि होगी। यह वह और र अगर है किसी भी आधे व्यंजन के बाद में,
तो आप समझ लेना उसमें कौन सी होगी, यण। क्योंकि यण संधि का नियम क्या होता है, अगर उसमें ई उ और री इनके बाद में कोई डिफरेंट स्वर आता है तो ई का तो बन जाता है य, उ का बन जाता है व, और री का बन जाता है र। इसमें य व र बनता है। ये जस्ट इसका थोड़ा सा उल्टा होता है। तो प्रतिधन एक प्रत्येक ई आया है, ई के बाद में क्या आया है, अन्य स्वर आया, तो इसका क्या बनेगा, यह बनेगा, और ये आधा हो जाएगा। तो इसमें क्या आ गई, यण संधि। सदैव जहां डबल मात्रा दिखी वहां आप सीधा कर देना वृद्धि संधि। क्या कर देना, ओनली डबल मात्रा दिखती है उसमें आप क्या करोगे, वृद्धि संधि। सदा धन एव, सदैव, ठीक है, वृद्धि संधि। अब ऑप्शन मिला लो। गणेश में जो होगी गुण, ए के अंदर हमारा दो, ए के अंदर दो, दो ऑप्शन में, तो दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, ठीक है। अब सॉरी, दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, ए में दो है तो ये ए और सी कट गया। बी के अंदर क्या है, बी के अंदर तीन है, बिल्कुल बी में तीन है, इसमें भी तीन है। सी के अंदर क्या है, सी के अंदर चार है, तो ये ऑप्शन नंबर यही है। डी के अंदर एक, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। अगला देखो, अगला सवाल देखने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि स्मृति कोचिंग क्लासेस ने अभी 7 जुलाई से हमारा एक बैच आ रहा है और उसका प्री रजिस्ट्रेशन चल रहा है। एक तो हाईकोर्ट एलडीसी का बैच आ रहा है, दूसरा हाईकोर्ट ग्रुप डी का बैच आ रहा है। देखो यहां पर इनके फर्स्ट जो 100 स्टूडेंट है उनको ये बैच 500 रुपए में मिलेगा, कौन सा, एलडीसी का, और जो ग्रुप डी है उसका सिर्फ 300 रुपए में मिल रहा है। जो भी हाईकोर्ट की तैयारी करना चाहता है और हाईकोर्ट में लगना चाहता है, ये बैच अवश्य ले। मेरा मानना है कि आप बेच लेंगे तब आपको पता लगेगा कि किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है, जिससे हम लोग कंफर्म सिलेक्शन ले। देखो मैम जो है वो खुद हाईकोर्ट एलडीसी रही हुई है, मैं खुद हाईकोर्ट एलडीसी रहा हुआ हूं, बाद में हमने दोनों ने दूसरी जॉब में स्विच कर लिया, अभी हम लोग पीए हैं, ठीक है। अब आता है सवाल नंबर 11, अयादी संधि किस संधि का एक प्रकार है, निम्न में से सबसे उपयुक्त। पहली बात, अयादी संधि किसका प्रकार है आपको पता होना चाहिए, स्वर संधि। स्वर के अंदर 5 संधि होती है, कौन सी, दीर्घ हो गई, वृद्धि हो गई, गुण हो गई, यण होगी और अयादी संधि होगी। अब अयादी संधि के अंदर क्या नियम होता है ये तो आपको पता ही है कि इसके अंदर ए, आई, ओ, औ क्या आते हैं, शुरुआत में क्या आते हैं, ए, इसको तो ए बोलते हैं, इसको आई बोलते हैं, इसको ओ बोलते हैं, इसको औ बोलते हैं। अब इसके बाद में कोई डिफरेंट स्वर आ जाता है धन के अंदर, तो डिफरेंट स्वर, इसका तो क्या बन जाता है ऐ, इसका बनता है आय, इसका बनता है औ, और इसका बनता है आओ, ये बनता है भाई। जैसे मैं करूं पौ धन अक, तो क्या बनेगा इसका, औ है तो आओ बनेगा, तो पावक, यही तो है अयादी संधि, और ये स्वर संधि का प्रकार है, ठीक है। अगला सूची है, मिलान करना है, इधर शब्द रूप दे रखा है, इधर उपसर्ग, किसमें कौन सा उपसर्ग है। देखो प्रत्येक के अंदर अभी अपने इसका वो भी तो किया था, तो प्रत्येक को कैसे लिखते हैं, प्रति धन एक। हमेशा देखो हिंदी के अंदर ना लिख के देख लिया करो, आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्रति धन एक, तो देखो इसमें कौन सा उपसर्ग आ गया, प्रति, तो ये तो हो गया प्रति। निरोध, निरोध, इसमें कौन सा आएगा उपसर्ग, तो इसमें आएगा नी, कौन सा आएगा, नी प्लस रोध, तो इसमें क्या आता है, नी उपसर्ग आता है, नी उपसर्ग। और निर्भय में आता है निर उपसर्ग, क्या आता है, निर हलंत फिर भय। इस हलंत का मतलब होता है कि इसके अंदर कोई भी स्वर नहीं मिला हुआ है, बिना स्वर के कोई भी शब्द, जैसे र है तो र कैसा होता है, एक्चुअल में र बराबर होता है र हलंत प्लस ए हमेशा सब में मिला हुआ होता है, बिना ए के हम क्या लिखते हैं, उसको हलंत के साथ लिखते हैं। तो निर्भय में क्या हो गया, निर। प्रगति में कौन सा है, प्रगति में लिख लो, देखो प्र प्लस गति, तो प्र उपसर्ग हो गया इसमें, सिंपल सा है। एक में चार, एक में चार इसी में है, नहीं दोनों में है, एक में चार, बी में, और बी में एक, बी में एक इसमें भी है, सी में भैया आएगा 3, सी में 3 इसमें है, ठीक है। और डी में 2, डी में 2, बिल्कुल डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। किस शब्द में आल पढ़ते नहीं है, देखो प्रत्यय का मतलब है जो आगे जुड़ा हुआ शब्द होता है। आल देखना, ससुर धन आल, ससुराल जुड़ा हुआ है। तिर धन पाल,
ऐसा तो होता ही नहीं है। तिरपाल तो अपने आप में एक शब्द है, ये ना तो संधि विच्छेद है, ना ही इसमें कोई अप्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है भाई, यही शब्द है जिसमें आल पढ़ते नहीं है। तिरप धन आल थोड़ी होता है, कोई कुछ होता है क्या तिरप धन आल, नहीं होता है, तो तिरपाल है। नानी धन आल मतलब ननिहाल, दादी धन आल मतलब ददीहाल, इन तीनों में क्या जुड़ा हुआ है, आल पढ़ते हैं, इसमें नहीं है। निम्न में से बसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बसंत के पर्यायवाची क्या होता है, देखो बसंत ऋतु आपने देखी है, बसंत का पर्यायवाची होता है बहार, ऋतुराज, मधुकाल, मधु मास, मधुकाल, मधु मास, मधु ऋतु, और क्या होता है, प्रसूनकार, माधव। बसंत का मतलब आए बहार, आप आए बहार आई, ये बाहर का मतलब बसंत ही है, ये पर्यायवाची है इसका। तो यहां जो सुमन है ना, सुमन आपको पता होना चाहिए फूल का ऑब्लिक पुष्प का पर्यायवाची है। किसका है, पुष्प का। फूल, कुसुम, सुमन, प्रसन्न, ये जो है होते हैं वो पुष्प के पर्यायवाची होते हैं। बसंत का नहीं है, देखा है तो ये नहीं है। बाकी ऋतुराज भी है, मधुकाल भी है, मधु ऋतु भी है, इनमें से और भी आप देख लो। प्रारब्ध का विलोम शब्द का चयन कीजिए। देखो दो तरीके की आइडियोलॉजी के लोग होते हैं। एक लोग वो होते हैं जो कहते हैं कि भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, दूसरा कहते हैं नहीं, हम अगर कर्म करेंगे, हम पौरुष करेंगे, अपना जो बल है, अपनी शक्ति है, उससे कर्म करके हमें फल जरूर मिल जाएगा। दो तरह के लोग होते हैं। प्रारब्ध का मतलब होता है वे लोग जो भाग्य से मतलब चाहते हैं कि हमें मिल जाए। प्रारब्ध का मतलब ही क्या होता है, भाग्य। एक बात बताओ, भाग्य का उल्टा क्या हो सकता है, दुर्भाग्य। या फिर भाग्य का उल्टा ऐसा हो सकता है कि एक तो कोई, यहां प्रारब्ध का मतलब जो आता है ना, जिस सेंस में भाग्य तो इसका अर्थ होता है, लेकिन सेंस ये होता है कि हमें भाग्य से कोई चीज मिल जाए। तो इसका उल्टा होगा कि हमें जो हमारे कर्म फल से कोई चीज मिल जाए, हमारी मेहनत से कोई चीज मिल जाए। तो पौरुष जो है, पुरुष तो इंसान होता है, वो क्या बोलते हैं, मेल होता है। पौरुष का मतलब ही होता है कि आपको मेहनत से कोई चीज मिल जाए, अपने पौरुष के दम पर कोई चीज मिल जाए। तो यहां पर इसका उल्टा होगा प्रारब्ध का पौरुष। प्रभुत्व भी नहीं होगा, प्रबल भी नहीं होगा, ठीक है। प्रबल तो निर्बल का होता है। जो केंद्र से हटकर दूर जाता है, केंद्र से हटकर दूर जाता है, उसको क्या कहते हैं। उस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द हमें देखना है, तो मैं आपको बता दूं। केंद्र पसारी, केंद्राभिसारी, क्रमागत या केंद्राभिमुख। देखो केंद्र की ओर नहीं जा रहा है, केंद्र से दूर हटकर जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, फैल रहा है। मैंने आपको साइंस के मॉडल पेपर में एक चीज बताई थी कि जो उत्तल दर्पण होता है, एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। अवतल तो होता है अभिसारी, क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है वो क्या करता है, किरणों को क्या करता है, पास पास लाता है, यानी एक जगह केंद्रित करता है, तो उसको अभिसारी कहते हैं। जो केंद्रित करता है उसको अभिसारी कहते हैं। उत्तल जो होता है वो क्या करता है, फैलाता है। क्या करता है, फैलाता है। और जो फैलाता है उसको बोलते हैं अपसारी। हमें केंद्र से दूर हट रहा है, दूर हट रहा है, उसको क्या बोलेंगे, अपसारी। तो केंद्र के अंदर अगर मैं अपसारी जोड़ूं, केंद्र धन अपसारी, आपको मतलब समझ में आ गया होगा कौन सा निकलेगा। तो केंद्रा अपसारी क्या बनेगा, केंद्रा पसारी, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखो, अशुद्ध शब्द देखना है। पहला शब्द है महात्म्य। देखो महा, फिर त भी आधा है, मैं भी आधा है, और यह है। कुछ लोग इसको क्या लिख देते हैं, महात्म्य, पूरा म ये लिख देते हैं, महा लिख देते हैं, यहां भी आके मात्रा नहीं लिखते। ये शब्द एकदम शुद्ध है, हमें तो अशुद्ध देखना है। निरोग, निरोग शब्द भी शुद्ध है। कई लोग निरोग ऐसे लिखते हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। कई लोग लिखते हैं अहिल्या, अहिल्या जो शब्द है वो भी गलत है, लेकिन अहल्या शब्द क्या है, सही है। ये जो शब्द है अंतर्धान, यही हमारा अशुद्ध शब्द है। अब आप पूछोगे कि इसमें शुद्धि क्या है। देखो इसमें जो ये र की मात्रा होना, अपन बोलते हैं अंतर्धान। अंतर्धान यानी इस ध पर र आएगा, क्या आएगा, इसका सही शब्द क्या होगा, ये तो गलत है, इसका सही शब्द होगा अंतर्धान। त
अंतर अब आएगा, बोलने से पता लग रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। 18वां सवाल है, कार्यालय जो ज्ञापन होता है निम्न में से किस शैली में लिखा जाता है। देखो, शैली का मतलब प्रथम पुरुष शैली, उत्तम पुरुष शैली, या मध्यम पुरुष, या अन्य पुरुष। देखो, उत्तम पुरुष का मतलब होता है, यानी मैं खुद की बात कर रहा होता हूं, वक्ता जो होता है खुद की बात कर रहा होता है, जिसमें वो खुद के लिए बोल रहा होता है। और जो मध्यम पुरुष होता है वो सामने वाले के लिए बोल रहा है, आप यानी तू, तुम, इस तरह के शब्द यूज करता है। जब आपने सर्वनाम पढ़े होंगे तो ये जरूर पढ़ा होगा। एक होता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष का मतलब वो जो तीसरे के बारे में बात करता है। जितने भी कार्यालय पत्र है वो अन्य पुरुष की शैली के रूप में लिखे जाते हैं, क्योंकि उनमें ऐसा नहीं लिखा जाता है कि मैं जो है ये कर रहा हूं, मैंने ये किया। वो ये बोलता है वह काम होना चाहिए, यह काम होना चाहिए, यह ऐसा क्यों है, इसमें सारी चीजें ऐसी, यह वह इस तरीके से लिखी जाती है, तो ये अन्य पुरुष में आता है। इसमें क्या आता है, यह, वह, ये, वे, ऐसे शब्द आते हैं, इसलिए अन्य पुरुष शैली में ये लिखा जाता है। अगला देखो, एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब होता है पृष्ठांकन करना। जो फाइल्स होती है उनका पृष्ठांकन करना। जारी करना नहीं होता है, प्रयत्न करना भी नहीं होता है, प्रदान करना भी नहीं होता है। क्या होता है, पृष्ठांकन करना ही होता है। अगला लास्ट सवाल है, विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला वाक्यांश का एक शब्द। क्या विवाद से कोई अलग रहने वाले शब्द को क्या विरल कहते हैं? विरल तो नहीं कहते हैं। आश्वस्त हो जाता है क्या? आश्वस्त से इसका कहां अर्थ निकलता है कि ये गुटबाजी से अलग हो गया? आश्वस्त का मतलब है तो वो बिल्कुल संतुष्ट होगा, यही मतलब निकलता है। तटस्थ, भाई दो लोगों की लड़ाई हो रही है, आप उनमें बीच में नहीं बोल रहे हो, आप बोल रहे हो मैं तो तटस्थ हूं। तटस्थ का मतलब होता है किसी भी विवाद में ना पड़, अलग रखना। तो यही हमारा डायरेक्ट आंसर निकलता है। सरल इसका आंसर निकलता नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट है। अब देखो, अपनी क्लास तो हो जाती है समाप्त। यहां पर आप लोगों का अब कर्तव्य बनता है कि अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये वीडियोस हैं, आप स्पेशली रिकमेंड करें, शेयर करें मेरे कहने पर, और फैलाएं। यही तो आप लोग हमारे लिए कर सकते हैं। मैं आपसे और क्या मांग सकता हूं कि आप गुरु दक्षिणा के अंदर एक लाइक कर दें, कमेंट कर दें और इसको शेयर कर दें। ठीक है, अब क्लास एंड करें। एक चीज आप लोगों की शिकायत आती है, सर ये डेली पेपर क्यों नहीं आता है? मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा ऐसा होता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब भी करता हूँ, और जॉब करने के बाद में मुझे जैसा समय मिलता है वैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ, एप्लीकेशन पर भी बनाता हूँ, यहाँ पर भी बनाता हूँ। हालांकि मेरा पूरा कंसर्न है कि मैं आप लोगों को ये जो 4th ग्रेड वाला है इसमें बहुत अच्छे से हिंदी तैयार करवाऊँ। हिंदी भी करवाऊंगा, साइंस भी करवाऊंगा, और सब्जेक्ट भी आप जो चाहोगे वो करवा दूंगा। ठीक है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फ्रीक्वेंटली अपने आते रहेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।